जीओसी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कैसे करना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, कैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है कैटायंस में और एल्कीन्स में। ये भी टॉपिक दोनों हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में दिखता है, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देगा वो, और कंपैरिजन करानी होगी स्टेबिलिटी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। सबसे पहले न्यूट्रल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो वो चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और एक चार्ज है तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, जनरली ऐसा होता है। बाकी क्वेश्चन देख के कर लेंगे। तो यहाँ पर बना रखा है, इधर एल्कीन है इधर एल्कीन है, ये है न्यूट्रल और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। कैसे बना होगा, ये बॉन्ड इधर गया होगा, ये इधर शिफ्टिंग, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज आ चुका है, ये न्यूट्रल है तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, दोनों में से मोर स्टेबल। दूसरा जो क्राइटेरिया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतना ही वो स्टेबल रहेगा। पाई बॉन्ड इसलिए भी हो सकता है कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाए तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3 कार्बन पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी अवेलेबल है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6, कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं इधर, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब जो ये कार्बन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। एक तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट हो चुका है पूरा। ऊपर से यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। भले ही ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, देखो वैसे तो ये भी स्टेबल नहीं है ये भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पर दिक्कत क्या थी, कार्बन पर पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं था। इस केस में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन इससे कार्बन का जो ऑक्टेट है ये पूरा हो चुका है। अब कंपैरिजन ही करना है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इधर 2 पाई बॉन्ड है इधर 1 पाई बॉन्ड है, और ऑक्टेट भी इसका पूरा है, यानी ये स्ट्रक्चर इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। वरना तो दोनों ही अनस्टेबल रहते हैं। ये रिएक्शन में जब बनेंगे ये तो और आगे रिएक्शन प्रोसीड करती है, फटाफट रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करती है। बस कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये वाला ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मॉलिक्यूल के पास एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव चार्ज जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर CH2 माइनस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा माइनस, इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा माइनस। अब दोनों ही न्यूट्रल नहीं है, पहले क्राइटेरिया से हम चेक नहीं कर पा रहे। पाई बॉन्ड दूसरा क्राइटेरिया चेक करना था, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से भी हम चेक नहीं कर पा रहे। फिर हमको थर्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, कि ऑक्सीजन के पार ऊपर जो है नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव है ये लेस स्टेबल रहेगा क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये वाला जो है ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वह है सेम चार्ज में सेपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, एग्जाम में आया था वो मैं कराऊंगा, पर अभी एग्जांपल के लिए समझ लो कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव साथ में है, सेम चार्ज को दूर रहना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव दूर हो चुके हैं, नेगेटिव और नेगेटिव दूर हो चुके हैं, या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर ऑपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतना ही स्टेबल रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल पास हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल पास हैं, यानी ये वाला स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। पहला रूल क्या था, जो भी न्यूट्रल रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, थर्ड वाले में भी चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इधर पाई बॉन्ड है और क्लोरीन पर लोन पेयर है, और कैसा है क्लोरीन न्यूट्रल है, यानी फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सेकंड और थर्ड से। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स,
जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इधर भी एक पाई बॉन्ड है, तो दोनों में पाई बॉन्ड तो सेम है, तो क्या चेक करेंगे, फिर हमको चेक करना पड़ेगा ऑक्टेट, क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 5 6 7 8, तो क्लोरीन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट इसका पूरा है। अगर इस कार्बन की बात करते हैं, 2 इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड ये रही, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में रहेंगे, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम इसका चेक करेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सेकंड वाला जो है स्टेबल रहेगा थर्ड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 कंपेयर करना है, इस ऑप्शन में, इसमें और इसमें कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन न्यूट्रल वाली रहेगी, अब ये भी न्यूट्रल नहीं है और ये भी न्यूट्रल नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे उतना ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इस वाले केस में 1 2 3 पाई बॉन्ड है, यानी ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ए ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टेबल बताया है। बी वाले को चेक करेंगे, न्यूट्रल ये भी नहीं है, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव, तो दोनों ही 4 स्पीशीज हैं। फिर हमको चेक करना पड़ेगा दोनों में पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड भी दोनों के सेम है, इसके बेस पर भी हम चेक नहीं कर पा रहे। थर्ड जो हमको चेक करना है वो क्या था, ऑक्टेट पूरा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, अगर इधर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, दोनों ही केस में ऑक्टेट पूरे हैं। फिर हमको चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगाकर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन कंपेयर में, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसने इसको स्टेबल बताया है। सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रल है और यहाँ पर चार्ज है, फर्स्ट रूल था न्यूट्रल वाला ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना कैसे होगा, ऑक्सीजन लोन पर शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर OH पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है इसलिए ये स्टेबल होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, फिर से कंपेयर करना है। अब ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं न्यूट्रल है, और सेकंड वाले में चार्ज प्रेजेंट है, थर्ड वाले में भी चार्ज प्रेजेंट है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो न्यूट्रल वाला होगा, यानी फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड चेक करते हैं, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, इधर भी 1 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड से तो हम आंसर की तरफ नहीं पहुँच पा रहे। फिर हम देखते हैं कि आप तक किसी को ऑक्टेट पूरा हो तो आंसर दे देंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कार्बन के पास पॉजिटिव है, इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी जो है पूरा नहीं है, तो ऑक्टेट से भी हम आंसर की तरफ नहीं पहुँच पा रहे। फिर क्या क्वेश्चन था, वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगाकर हम चेक कर सकते थे। अब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव स्टेबल रहेगा, कार्बन पर पॉजिटिव स्टेबल रहेगा। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। थर्ड वाले में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, कार्बन पर नेगेटिव, तो सेकेंड वाला जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा थर्ड वाले से। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर न्यूट्रल है, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। पहला तो न्यूट्रल देखेंगे, न्यूट्रल तो सारे कोई भी नहीं है इसमें से। उसके बाद पाई बॉन्ड, अगर स्टेबिलिटी, वैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपैरिजन नहीं पूछा उसने पूछा करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी वाले में देखते हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज, दोनों पॉजिटिव एक साथ या दोनों नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, ये काफ़ी अनस्टेबल रहेगा, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो बी ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। डी वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बिल्कुल ये सही है।
एडजेसेंट पर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। जो ये है ये इनकरेक्ट बताया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, उसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये जो है करेक्ट स्टेट जो है स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए बी वाला है सही आंसर। अब एक कॉन्सेप्ट को समझना है जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। अगर मैं दो कंपैरिजन कराता हूँ, ये एनायन है और इसके एडजस्टमेंट लगा हुआ है सल्फर, ये एनायन है इसके एडजस्टमेंट लगा हुआ है ऑक्सीजन। अगर मैं पूछता हूँ कौन सा वाला जो है मोर स्टेबल है, तो कैसे आंसर करेंगे? हो सकता है आपका आंसर हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। अगर माइनस आई इफेक्ट के बेस पे आंसर करेंगे तो सल्फर का माइनस आई एसएच का ज़्यादा होता है OH से, तो सल्फर जो है माइनस आई से इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। अब स्ट्रॉन्ग तो OH का भी माइनस आई ज़्यादा होता है, लेकिन कंपेयर करते हैं तो सल्फर का माइनस आई ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से तो ए वाला जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए की स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए और बी की थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो ए वाला बी से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल निकलता है। जब माइनस आई इफेक्ट में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है वो समझते हैं। कार्बन का जो नेगेटिव रहेगा, पहले बी वाले को समझते हैं। CH2 माइनस और OH। अब ऑक्सीजन लगाता है माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पर प्लस एम तो लगा नहीं सकता है, क्योंकि प्लस एम की कंडीशन क्या थी? OH। अगर पाई बॉन्ड होते तो जो है प्लस एम इफेक्ट लग पाता। यहाँ पर तो पाई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही ऑक्सीजन अपना लगा पाएगा। अब ये माइनस किस में प्रेजेंट होगा? क्या ये p ऑर्बिटल में होगा या फिर ये sp3 ऑर्बिटल में होगा? अगर यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट लगाता ऑक्सीजन, तो क्या होता? अगर कोई मान लो कोई और ग्रुप होता जो माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता साइनाइड C≡N, तो ये जो नेगेटिव है ये चला जाता p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में रहता और जो है माइनस एम से स्टेबलाइज हो पाता। लेकिन ऑक्सीजन क्या लगा रहा है? सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये जो कहाँ चला जाएगा? ये जो नेगेटिव है ये चला जाएगा sp3 लोब में, और ऑक्सीजन जो है सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही इसको स्टेबलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी CH2SH, यहाँ पर भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ये रहेगा p ऑर्बिटल में। यहाँ पर ही p ऑर्बिटल में क्यों है? क्योंकि भले ही सल्फर माइनस आई तो लगाता है और साथ में प्लस एम भी लगाता है, प्लस एम ये यहाँ पर भी नहीं लगाएगा, प्लस एम से तो वैसे भी कार्बन अनस्टेबल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसके पास प्रेजेंट होता है एम्प्टी d ऑर्बिटल, सल्फर का साइज़ बड़ा है, इसके पास एक d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। अब ये जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, P से D में जाके ओवरलैपिंग हो जाएगी। कार्बन का P और सल्फर का D, P से डोनेट होगा, D में एक्सेप्ट होगा। इसी को क्या बोलते हैं? P पाई D पाई बॉन्डिंग, और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग। डोनेशन याद रखना, कार्बन का P और सल्फर का एम्प्टी D इसमें जो है एक्सेप्ट करेगा। तो सल्फर के पास जो रीज़न है वो है d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसी वजह से क्या है? बैक बॉन्डिंग से ये इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पा रहा है। ऑक्सीजन के पास एम्प्टी d नहीं है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। सल्फर तो थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो भी कैसा? एम्प्टी d। तो ये याद रखना जहाँ पर भी। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं और d ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कैटायंस में भी बैक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। कंडीशन क्या रहेगी? एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हो। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब हो सकता है आपकी अप्रोच कैसी रही हो कि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के साथ में, और माइनस आई इफेक्ट अगर कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा रहता है क्लोरीन से। बिल्कुल सही बात है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा। क्लोरीन भी विड्रॉ कर रहा होगा, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन की जितना विड्रॉ नहीं करेगा। तो बी वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, किससे?
ए वाले से, क्योंकि जो है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विड्रॉ कर रहा है। हेलोजन के केस में क्या होता है, मैंने आपको हर बार बताया है कि -I और +M दोनों लगाते हैं, ज़्यादातर ग्रुप्स जो भी लगा रहे थे, और मैं बोल रहा था कि +M डोमिनेट करता है -I इफेक्ट से, लेकिन हेलोजन के केस में क्या होता है, -I काफ़ी डोमिनेट करता है +M इफेक्ट के कंपेयर में। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी जो है काफ़ी हाई जो है विड्रॉ करेगा, लेकिन +M इफेक्ट कहाँ लगता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है साथ में डोनेट भी करता है इधर कार्बन पर। डोनेट कैसे करेगा वो भी देखते हैं। ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और p ऑर्बिटल एम्प्टी है, जो कार्बोकैटायन है वो तो एम्प्टी p ऑर्बिटल को ही बोलते हैं। सामने लगा हुआ है फ्लोरीन, इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी किस में प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन से p ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में। कार्बन का एम्प्टी 2 है, फ्लोरीन का फिल्ड 2p ऑर्बिटल है। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो चलो -I से विड्रॉ कर रहा है यहाँ, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमको समझनी है बैक बॉन्डिंग। अगर बात करता हूँ क्लोरीन की, तो कार्बन के पास कौन सा है, एम्प्टी 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2p। लेकिन फ्लोरीन के पास क्लोरीन के पास कौन सा है, एम्प्टी 3p ऑर्बिटल है, और 3p का साइज़ जो है वो 2p से बड़ा रहता है। साइज़ बड़ा होने से क्या होगा, जो सेम साइज़ के ऑर्बिटल्स होते हैं ये बेटर ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ से क्या होगा, जो फ्लोरीन का फील्ड p है डोनेट करेगा कार्बन के एम्प्टी p में ही, और 2p जो है बॉन्डिंग होगी, 2p ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल है। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो सही से ओवरलैप ये नहीं कर पाएगा इसके साथ में, यानी बैक बॉन्डिंग इधर कम होगी। यहाँ पर फ्लोरीन वाले केस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही हाई रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन वाला एटम है ये इस कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्लोरीन के कंपेयर में। और कैसी बॉन्डिंग होगी ये, p पाई बॉन्डिंग, p पाई, यहाँ पर भी p पाई बॉन्डिंग। जब नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग हो रही थी वहाँ कौन सी थी, p पाई d पाई, ये कैसी है, p पाई बॉन्डिंग। p ऑर्बिटल के बीच में जो है पाई बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पर p और d के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर फ्लोरीन बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये चाहेगा कि मैं डोनेट कम करूँ इसकी तरफ, कार्बन की तरफ डोनेशन कम करूँ। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चाहेगा मैं कार्बन की तरफ डोनेशन जो है ज़्यादा करूँ, लेकिन साइज़ में डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। डोनेशन ये करना ज़्यादा चाहता है लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही क्योंकि साइज़ में डिफरेंस है। ये डोनेशन कम करना चाहता है फ्लोरीन, पर फिर भी डोनेशन कम करने के बाद भी बेटर ओवरलैपिंग इससे हो रही है, तो कम डोनेशन से भी ये ज़्यादा स्टेबल बन पा रहा है। तो ऐसे ही हम ऑक्सीजन के साथ भी कंपेयर कराते हैं। अगर यहाँ पर लग जाए CH2NH2, यहाँ पर पॉजिटिव, CH2OH यहाँ पर पॉजिटिव, और CH2 फ्लोरीन और यहाँ पर पॉजिटिव, इसका नाम देते हैं B और C। अब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता हूँ तब कैसे रहेगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और कार्बन का तो 2p ही ओवरलैप करता है हमेशा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, अब जब सबके ही 2p ऑर्बिटल रहेंगे तो बात आ जाएगी डोनेशन पर, कौन ज़्यादा डोनेट करेगा। डोनेशन जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव के। जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही डोनेशन उसकी ज़्यादा रहेगी। नाइट्रोजन यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जल्दी डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये थोड़ा लेट डोनेट करेगा, और फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी कंपेयर में ये लेट ही डोनेट करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा ABC इसका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको 2 जगह पर पढ़ना है, एक तो कार्बोकैटायन में कैसे यूज़ होगा और एल्कीन्स में कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, वो भी किसमें, कार्बोकैटायन में। अगर कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ पर ग्रुप लगा देंगे CH3, इसकी सारी हाइड्रोजन मैं अलग तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर लगा देंगे CH3 और ये CH3, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। अब नाम देखें कैसे रखता हूँ मैं, जो कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में जो कार्बन है ये होती है अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। दोबारा देखना, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में जितने भी कार्बन लगे होंगे, बिल्कुल एडजेसेंट में ये वाला कार्बन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, तीनों ही क्या है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन ये क्या रहेंगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर है 6, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है।
अब अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव, अब क्या होता है जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन और सिग्मा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये ब्रेक करता है और जो नया स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ऐसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में आ चुका है डबल बॉन्ड और यहाँ पर H पॉजिटिव CH3। तो जो सिग्मा बॉन्ड जो है शिफ्ट हो चुका है इस कार्बोकैटायन की तरफ, इसी शिफ्टिंग को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइड्रोजन को है जो लीव नहीं कराना है, हाइड्रोजन जहाँ पर पहले था वहीं पर लिखना है। वैसे तो हाइड्रोजन कहीं भी लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, वही मतलब है, चाहे यहाँ लिख दो, लेकिन रूल्स क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन को है यहीं पर रखना है, हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरी के साथ भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, दूसरी के साथ भी दिखा लेंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे ही, और यहाँ वाला बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है CH3। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, जितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम इसके बना सकते हैं। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 9 = 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं उतना ही जो है स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर क्या है टर्सरी कार्बन, अगर हम ले लेंगे सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर CH3H और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसकी स्टेबिलिटी हमने कैसे कंपेयर करी थी, प्लस आई इफेक्ट के बेस पे, कि यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, इसलिए टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है आई इफेक्ट के कंपेयर में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, एक वीक इफेक्ट था। इसलिए जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखेंगे कैसे सिखाया था मैंने, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इससे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाली अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये कार्बन से नहीं जुड़ी हुई है, ये तो कार्बोकैटायन वाले कार्बन से जुड़ी है। नियम क्या है कि कार्बन से पहले कार्बन जुड़ा होगा तब उसकी हाइड्रोजन को चेक करेंगे, ये तो डायरेक्टली अटैच है, तो ये जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, तो ये 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्बोकैटायन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हाइपर कॉन्जुगेशन और अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने बना रखा है कार्बोकैटायन, यहाँ पर क्या होगा p ऑर्बिटल होगा, MTP ऑर्बिटल ही क्या होता है कार्बोकैटायन, वैसे ये रहा MTP, ठीक है। यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसके साथ ओवरलैप करता है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक्चुअल में क्या होता है इस पाई के साथ जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है। इसी चीज़ को हम ऐसे दिखा रहे थे, हमने बस इसको दिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके साथ ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, यानी ये डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। ऐसे ही जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होगी एक टाइम पे पर एक ही रहेगा, जो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन होती रहेगी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन होती रहेगी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन होती रहेगी। अगर ये p ऑर्बिटल इसके साथ अलाइन हो जाएगा ये और ओवरलैप कर लेगा। अगर यहाँ का सिग्मा बॉन्ड अगर यहाँ का सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेगा इसके साथ ओरिएंटेशन में तो ये वाला करेगा। अगर ओरिएंटेशन ऐसी रहेगी कि इसका जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साथ ओवरलैप कर पाया तो ये वाला कर लेगा। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा ओरिएंटेशन पॉसिबल रहती हैं, और हर जगह से जो है ये p ऑर्बिटल ओवरलैप हो पाता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही जो है ओवरलैप होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जेई में क्वेश्चन भी आया था हाइपर कॉन्जुगेशन पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या है। अगर रीज़न देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है किधर, एम्प्टी p ऑर्बिटल में, एम्प्टी p में। डोनेशन कैसी है, सिग्मा से डोनेशन है, p एक्सेप्ट कर रहा है, सिग्मा डोनेट कर रहा है, p जो है डोनेट कर रहा है। सिग्मा कैसा है फील्ड है और p कैसा है एम्प्टी है। ये केस है
कार्बोकैटायन में। एल्कीन के केस में क्या होता है, अब एल्कीन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा, और एल्कीन की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है हाइपर कॉन्जुगेशन का वो भी देखेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एल्कीन बना रखी है, 3 एल्कीन बना रखी है, और अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता हूँ तो क्या रहेगा, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमको जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर भी एल्फा हाइड्रोजन देखने का क्या तरीका है वो देखते हैं। ये एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन के एडजेसेंट में जो कार्बन है, एल्कीन से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अल्फा कार्बन यही होंगे। एल्कीन से जब डायरेक्टली कार्बन जुड़ेंगे उनको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो 1 2 3 4 हो गए अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये 3 भी अल्फा हाइड्रोजन। अगर टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ मैं, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 12। बी वाले केस में देखते हैं, ये एल्कीन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। ये एल्कीन है, इससे जुड़े हुए कार्बन, एक तो ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अच्छा अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, अगर हो जाए CH2CH3, तब भी सिर्फ यही वाला जो है अल्फा कार्बन होगा, इसको अल्फा कार्बन नहीं लेंगे। तो अल्फा कार्बन 1 2 3 अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी, इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, इसकी हाइड्रोजन को हमें नहीं गिनना है, सिर्फ ये वाली हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, 3 5, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। पहले हमको अल्फा कार्बन ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 5 और 8 यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन है, लिख देते हैं अल्फा हाइड्रोजन 8 है। अगर बात करते हैं सी वाले की, तो ये एल्कीन है, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन, इन कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 3 और 3 6। ये वाली को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा कार्बन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन से ये नहीं जुड़ रखी, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं होंगी। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर होगी, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। और रूल सेम है, अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी उतनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज़्यादा, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा थी अल्फा हाइड्रोजन से, वैसे ही एल्कीन भी जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगी, जहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे। अब एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ये बना रखा है कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी ये फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये है पाई बॉन्ड, और पाई, अगर इसमें इसको MO2 की बात करता हूँ तो ये कैसा है, पाई BMO, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो एक पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार भी एग्जिस्ट करता है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मैंने एम्प्टी दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैसे होगा, ये फील्ड सिग्मा जो है ओवरलैप करेगा इस एंटी बॉन्डिंग और ऑर्बिटल के साथ में। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है, एक बार ये वाला हाइड्रोजन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, 3 ये, ऐसे जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं ओवरलैपिंग वाले, उतना ही एल्कीन स्टेबिलिटी उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। इसीलिए क्या बोल रहा था मैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा बार ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं पाई स्टार के साथ, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ में। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एल्कीन के केस में क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किधर, पाई स्टार में, या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और पाई स्टार कैसा है, एम्प्टी है बिल्कुल ये भी। अब क्वेश्चन देखते हैं, जेईई एडवांस 2013 में आया था। द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्ट ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली आर ड्यू टू, जो इनकी स्टेबिलिटी है, टर्ट ब्यूटाइल कैटायन की जो स्टेबिलिटी हम बोलते हैं इतनी ज़्यादा हाई है, और जो ब्यूटीन की स्टेबिलिटी है ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन दे रखे थे, सिग्मा से पी में एम्प्टी, और पहले बात हो रखी है कार्बोकैटायन की,
ये वाले जो ऑप्शन है कार्बोकेटाइन वाले हैं, बाद के ऑप्शन एल्कीन वाले हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या रीज़न क्या है, सिग्मा से पी में जा रहा था, बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा जो है इस एम्प्टी पी में डोनेट कर रहा था अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ओवरलैपिंग हो रही थी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, सिग्मा कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन का, और वो भी कैसा है, फील्ड। अगर फील्ड देते तो ऑप्शन में हम फील्ड टिक करते, और पी कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है एल्कीन, वो क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा ओवरलैप कर रहा था किसके साथ, इसके पाई स्टार के साथ में, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सिग्मा से जो है पाई स्टार में हो रहा था। तो सिग्मा से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन, तो ए ऑप्शन होना था इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या सिग्मा से सिग्मा स्टार में हो रहा था, सिग्मा से पी में हो रहा था, कार्बोकेटाइन में सिग्मा सिग्मा स्टार में नहीं हो रहा था, तो बी ऑप्शन गलत। सिग्मा से पी फील्ड, पी तो एम्प्टी था, पी तो फील्ड था ही नहीं, भले ही सिग्मा से डोनेट हो रहा था, लेकिन कार्बोकेटाइन के पास तो एम्प्टी पी है, फील्ड पी होता तो कार्बोकेटाइन ही नहीं होता, तो सी ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन है पी फील्ड, पी फील्ड, पी फील्ड से थोड़ी हो रहा है डोनेशन, सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा डोनेट कर रहे हैं, इस एम्प्टी में कर रहे हैं, ना कि सिग्मा स्टार में, और ये तो पहले इस बिल्कुल गलत दे रखा है। तो ए ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर।